तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियक अरिदमिया। ठीक है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियक अरिदमिया। तो कार्डियक अरिदमिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्डियक अरिदमिया होता क्या है। तो सबसे पहले कार्डियक अरिदमिया को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रिदम देखते हैं हार्ट का, नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट। तो नॉर्मल रिदम अगर मैं हार्ट का बताऊं तो मतलब नॉर्मली अगर हार्ट का रिदम बताऊं तो जो हार्ट रेट होता है 60 to 100 होता है, 60 to 100 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट होता है। तो एक नॉर्मल कार्डियक रिदम का डेफिनेशन गाइस क्या क्या होता है ना, क्या क्या क्राइटेरिया होता है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कार्डियक रिदम का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले जो हार्ट बीट है वो 60 to 100 पर बीट पर मिनट होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है ना गाइस, तो दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ। तो पहला 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए हार्ट रेट फॉर नॉर्मल कार्डियक रिदम। दूसरा होना चाहिए जो हार्ट रेट है, जो मतलब जो बीट है ओरिजिनेट कहाँ से होनी चाहिए, ऐसे नोट से ओरिजिनेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ओरिजिनेट कहाँ से होनी चाहिए, वो ओरिजिनेट होनी चाहिए अपने ऐसे नोट से। तो ये दूसरा है। तीसरा क्राइटेरिया है नॉर्मल हार्ट रिदम का कि जो भी नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है वहीं से जो बीट है आनी चाहिए, जो भी इम्पल्स आ रहे हैं वही नॉर्मल पाथवे से आना चाहिए। जैसे एसे नोट, फिर एट्रिया, फिर एबी नोट, फिर बंडल ऑफ हीज, परकिंजे फाइबर, फिर वेंट्रिकल। तो नॉर्मल पाथवे फॉलो करना चाहिए। तो ये तीसरी क्राइटेरिया होती है। चौथी क्राइटेरिया ड्यूरिंग द इम्पल्स जब ये आती है, ये नॉर्मली जब कंडक्शन पाथवे से जब इम्पल्स आती है तो जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, तो इम्पल्स पास विथ नॉर्मल वेलोसिटी वाइल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक है, देन गाइज अभी हम लोग आगे जाते हैं। तो दूसरा हम लोग देखते हैं अभी, अगर इसमें से कोई भी अगर क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरिदमिया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरिदमिया। कि हार्ट रेट मेरा 60 to 100 के बीच में नहीं है, या तो मेरी इम्पल्स ऐसे नोट से जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, या तो मेरा कंडक्शन पाथवे फॉलो नहीं कर रहा है इम्पल्स, या तो वेलोसिटी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब मैं टर्म बताता हूँ टैची अरिदमिया का होता है। टैची अरिदमिया या फिर इसी को टैची कार्डिया बोल देते हैं लोग। तो टैची अरिदमिया मतलब जिसमें हार्ट रेट मेरा कितना होगा, हार्ट रेट जो मेरा होगा ना वो होगा अपना 100 to 150 के बीच में। हार्ट रेट कितना होगा, 100 to 150 के बीच में इतना क्या होता है, हार्ट रेट होता है। नॉर्मली ब्रेडी अरिदमिया या फिर नॉर्मली जो टैची अरिदमिया होता है, नॉर्मल ब्रेडी अरिदमिया गाइस क्या होता है, नॉर्मल ब्रेडी अरिदमिया का होता है हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट होता है। और टैची अरिदमिया का भी होता है 100 to 150 के बीच में। हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टैची अरिदमिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल टैची अरिदमिया बोलते हैं, सिंपल टैची अरिदमिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल टैची अरिदमिया, जब भी हार्ट रेट 100 to 150 के बीच में होता है। अगर यही मेरा हार्ट रेट 150 to 250 के बीच में हो जाए ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोक्सिमल टैची अरिदमिया। ठीक है, या फिर टैची कार्डिया। तो पैरोक्सिमल टैची अरिदमिया बोलते हैं। क्यों इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल, क्यों बोला है, क्योंकि ये कभी आता है हार्ट रेट कभी बढ़ता है फिर कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है कभी कम हो जाता है, इसीलिए इसको बोला पैरोक्सिमल। मतलब ठीक है, अपीयर फिर डिसअपीयर हो जाता है। तो 150 250 के बीच में होता है, तो इसको बोलते हैं पैरोक्सिमल टैची अरिदमिया। ठीक है, उसके बाद गाइज अपना होता है फ्लटर। तो हम लोग अभी दूसरा देखते हैं फ्लटर क्या होता है। तो अब आता है अपना फ्लटर। तो फ्लटर टैची अरिदमिया, एक टैची अरिदमिया क्या होती है, फ्लटर। तो अगर फ्लटर मतलब क्या होता है, हार्ट रेट 250 to 350 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लटर। अगर अभी मेरा फ्लटर डेवलप हो रहा है एट्रिया में से तो उसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। अगर वेंट्रिकल में कोई दिक्कत है, मतलब वेंट्रिकल में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है वेंट्रिकल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल फ्लटर। तो वेंट्रिकल फ्लटर। और अगर एट्रिया में कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है तो और उसकी वजह से जो मेरा इम्पल्स जो मेरा एट्रियल रेट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियल फ्लटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एट्रियल फ्लटर। तो ये हो गया अपना एट्रियल फ्लटर। उसके बाद गाइस वैसे ही फिब्रिलेशन अगर ग्रेटर देन 350 हो जाए तो ये वाला कौन सा टैची अरिदमिया हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
फिब्रिलेशन बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फिब्रिलेशन। अगर मेरा वेंट्रिकल में कोई अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से मेरा फिब्रिलेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। अगर मेरा कोई एट्रिया में अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से फिब्रिलेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, तो उसमें कितना होगा, ग्रेटर देन 350 अपना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो जाएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद गाइज अभी हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया, तो फिब्रिलेशन तक हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग गाइज देखते हैं ब्रेडी अरिथमिया। तो ब्रेडी अरिथमिया में गाइज क्या होता है ना, ब्रेडी अरिथमिया मतलब हार्ट रेट मेरा इसमें माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है। अगर मेरा हार्ट रेट लेस देन 60 है तो ये तो ब्रेडी अरिथमिया होता है। तो इसमें माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर। माइल्ड कभी बोलेंगे जब भी 40 से 60 के बीट पर मिनट हो तो बोलते हैं माइल्ड ब्रेडी अरिथमिया। फिर होता है 20 to 40 के बीच में है तो मॉडरेट ब्रेडी अरिथमिया, और लेस देन 20 होता है तो सीवियर ब्रेडी अरिथमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये गाइस हो गया, तो ये सीवियर वाला जो डेंजरस होता है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ दूसरा क्या होता है। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी अरिथमिया होती हैं, अब अरिथमिया में हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, अरिथमिया में हम लोग टाइप डिवाइड कर देते हैं। अगर मेरा एसए नोड में कोई दिक्कत है, एसए नोड में जो है एबनॉर्मल रिदम ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द एसए नोड, तो अगर मेरा एबनॉर्मल रिदम ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द एसए नोड तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनस अरिथमिया। तो इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल रिदम जनरेट होता है कहाँ से, एबनॉर्मल रिदम ओरिजिनेट होता है कहाँ से, एसए नोड से, तो उसको बोलते हैं साइनस अरिथमिया। यही एक होता है एट्रियल अरिथमिया हम लोग कब बोलेंगे, एट्रियल अरिथमिया हम लोग बोलते हैं जब भी एबनॉर्मल रिदम जो होता है, एबनॉर्मल रिदम कहाँ से जनरेट हो जाए, मेरा एट्रिया से। ठीक है, तो हो सकता है कोई वहाँ पे एसए नोड नॉर्मली पेसमेकर होता है, एसए नोड से पूरा जनरेट होता है इम्पल्स, पर हो सकता है कोई आईवी नोड में यहाँ पे कोई फोकल जनरेट हो जाए तो ये जाके इम्पल्स प्रोड्यूस करे, तो वहाँ से एबनॉर्मल अगर रिदम जनरेट हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे एट्रियल अरिथमिया। ठीक है, एक होता है गाइस अपना जंक्शनल अरिथमिया मतलब आईवी नोडल अरिथमिया, इसी को नोडल अरिथमिया भी बोलते हैं। जो यहाँ पे ऐसे नोड होता है, फिर यहाँ पे आईवी नोड होता है, तो ये जंक्शन होता है एट्रिया वेंट्रिकल का, इसीलिए उसको बोलते हैं नोडल अरिथमिया या फिर जंक्शनल अरिथमिया। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ से एबनॉर्मल रिदम जनरेट होती है, ओरिजिनेट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शनल अरिथमिया। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शनल अरिथमिया। और यही एबनॉर्मल रिदम मेरा ओरिजिनेट होता है अगर वेंट्रिकल से, अगर मेरा एबनॉर्मल रिदम ये मेरा कहाँ से जनरेट हो रहा है या फिर ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम वेंट्रिकल से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर अरिथमिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं एक होता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया, एसवीटी। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया का बहुत सिंपल चीज़ होती है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया का मतलब क्या होता है, अब देखो ये अपना वेंट्रिकल होता है एट्रिया, ये अपना यहाँ पे नीचे क्या है, वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर इसके ऊपर कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो वो होगा अपना सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें अपना क्या क्या आएगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे साइनस अरिथमिया आ गया, अगर मेरा एसए नोड से अब नॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो रही है तो। दूसरा एट्रियल फिब्रिलेशन आ गया या फिर एट्रियल फ्लटर आ गया, क्योंकि अगर मेरा एट्रिया से अब नॉर्मल रिदम जनरेट हो रही है तो। और यहाँ पे नोडल अरिथमिया भी आ गया या फिर जंक्शनल अरिथमिया भी आ गया, अगर मेरा यहाँ पे आईवी नोड से नॉर्मल रिदम जनरेट हो रही है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में यही सब आते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन आएगा, एट्रियल फ्लटर आएगा, साइनस अरिथमिया आ जाएगा या फिर साइनस टैचिकार्डिया बोल दो, है ना। उसके बाद नोडल अरिथमिया आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम, तो ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में सब आते हैं, क्योंकि जो भी दिक्कत हो रही है एबाउ द वेंट्रिकल हो रही है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग में सुप्रा वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक अरिथमिया। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ कार्डियक अरिथमिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर देता हूँ, मैं सब जब बोल रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी
एटोमेटिसिटी, इसका मतलब गाइस क्या हो रहा है ना, जो भी एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जैसे एस ए नोड, ये एक्साइटेबल सेल्स होता है, अगर ये हद से ज़्यादा जो होता है ना, हद से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन करने लग जाता है ना, इसमें कोई भी दिक्कत है तो डीपोलराइजेशन करने लग जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट रेट अपना बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है अपना ट्रिगर ऑटोमेटिसिटी, तो यहाँ पे ट्रिगर ऑटोमेटिसिटी में गाइस क्या होता है ना, अगर कोई कहीं पे इस्कीमिया वगैरह होता है तो वो ऑटोमेटिसिटी मतलब जो डीपोलराइजेशन का ट्रिगर, वो डीपोलराइजेशन को ट्रिगर कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में कभी देखेंगे, तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया। उसके बाद गाइस एक होता है साइनस एरिथमिया। अब हम लोग जो टॉपिक देखते हैं साइनस एरिथमिया एंड ईसीजी पैटर्न, साइनस एरिथमिया एंड ईसीजी पैटर्न, एंड ईसीजी पैटर्न। अब देखो भाई साइनस एरिथमिया जो होता है, तो साइनस एरिथमिया मैंने कब बोला, जब भी मेरा ये हार्ट है, अगर मेरा ऐसे नोड से एबनॉर्मल रिदम जनरेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस एरिथमिया। तो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास होती है कहाँ से, साइनस ऐसे नोड से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनस एरिथमिया, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं गाइस साइनस एरिथमिया, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये साइनस एरिथमिया जो होता है, अब मैं आगे बताता हूँ। अब गाइस ये जो साइनस एरिथमिया होता है ना, तो एक दो चीज़ मैं इसमें बताता हूँ, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। साइनस एरिथमिया में बेसिकली होता क्या है ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे। साइनस एरिथमिया में क्या होता है, यहाँ पे तो पहले बात हार्ट रेट अपना ग्रेटर देन 100 हो जाएगा, है ना, साइनस एरिथमिया, तो हार्ट रेट अपना ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। अब गाइस मैं बताता हूँ यहाँ पे, जो यसेन नोड है ना, उसको जो वेगस नर्व होती है वो क्या करती है, उसको या तो उसको इनहिबिट कर सकती है या तो स्टिमुलेट कर सकती है। तो वेगस नर्व क्या करती है, ये ऐसे न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती है जो कि कैटाकोलामाइन रिलीज करे, तो उसके वजह से यसेन नोड इनहिबिट हो जाता है, तो हार्ट रेट अपना क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये होता है ना, ये नॉर्मली अगर फिजियोलॉजिकली बताऊं तो एक्सपीरेशन में होता है, एक्सपीरेशन, ठीक है। तो एक्सपीरेशन में हार्ट रेट थोड़ा सा कम होता है, और इंस्पिरेशन में हार्ट रेट कैसा था, थोड़ा सा माइल्ड, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो वेगस नर्व होती है, अगर वो खुद पहले ही इनहिबिट हो गई तो हार्ट रेट तो बढ़ जाएगा। मतलब अगर मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मेरा अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है ना, तो उस केस में मेरा हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट में, क्योंकि वहाँ पे वेगस नर्व पहले से इनहिबिट हो गई है, तो हार्ट रेट वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैथोलॉजी हो रखी है तो हार्ट रेट बढ़ने का चांसेस होता है। अगर मेरा वेगस नर्व पहले से इनहिबिट है, तो मेरा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वेगस नर्व मेरा सही है तो स्टिमुलेट हो गया, हार्ट रेट को क्या करता है, इसका काम क्या होता है, कम करना, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कि इसमें साइनस एरिथमिया जो होता है वो किस में दिखता है, पेशेंट में, कौन कौन से पेशेंट में दिखता है। जैसे कोई भी एक्सरसाइज वाला पेशेंट है जो एक्सरसाइज करने वाला है, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी दिखता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में भी दिखता है, फीवर में गाइस, फीवर में भी बहुत दिखता है ये। उसके बाद हाइपोवोलेमिया होता है ना, हाइपोवोलेमिया में साइनस एरिथमिया होता है, साइनस टैचिकार्डिया होता है इसमें। अब गाइस इसमें क्या होता है ना, अब देखो यसे नोड का काम क्या होता है, ना, इम्पल्स जनरेट करके सबसे पहले एट्रिया में क्या करना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कराना। सबसे पहले क्या करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो होता है ना पी वेव मेरी क्या होगी ना, पी वेव यहाँ पे ज़्यादा अपीयर होंगी। क्या होती है ना, पी वेव यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा अपीयर होंगी, क्योंकि यसे नोड जैसे ही इम्पल्स एबनॉर्मल, अगर सपोज एबनॉर्मल रिदम जनरेट कर रहा है जल्दी तो तुरंत एट्रिया कॉन्टैक्ट करेगा और एट्रिया डिपोलराइज होगा। तो यसे नोड यहाँ पे गाइस, यसे नोड जो है अगर वो एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे कहाँ पे करंट भेजेगी, सबसे पहले एट्रिया में, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और वो क्या होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रियल डिपोलराइजेशन बोल दो, ये पी वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी पी वेव अर्ली बनेंगी, तो मेरी पी वेव क्या बनेंगी, अर्ली। तो यहाँ पे देखो पी वेव यहाँ पे जब मेरी जल्दी बनेंगी, तो ठीक है, तो ये टी वेव हो गया, ठीक है, फिर ये पी वेव, फिर ये क्यू आर एस, फिर ये क्यू है, फिर ये पी वेव, फिर ए क्यू आर एफ कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा पी वेव क्या हो गया, जल्दी बन रहा है। पी वेव मेरा इधर देखो, फिर से पी वेव, फिर क्यू आर एस, फिर मतलब पी वेव मेरा जल्दी बनेगा इस केस में। तो अर्ली पी वेव बनेगी मेरी, अर्ली पी वेव बनेगी, तो मतलब नंबर ऑफ पी वेव क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर यही साइनस ब्रेडियरिथमिया होगा तो एट्रियल डिपोलराइजेशन लेट होगा, तो पी वेव मेरी स्लो बनेगी, सपोज ये टी वेव हो गया, तो फिर ये पी वेव हो गया, फिर ये क्यू आर एक्स, फिर ये टी वेव, फिर ये पी वेव। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पी वेव क्या होगी, कम होगी, किसमें,
साइनस ब्रेडियरिथमिया में, क्योंकि यहाँ पे जो एस ए नोड है वो धीरे धीरे इम्पल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो धीरे धीरे इम्पल्स को प्रोड्यूस करेगा तो आर्टेरिया धीरे धीरे डिपोलाइज होगा, तो नंबर ऑफ पीओ क्या होंगी इस ब्रेडियरिथमिया, साइनस ब्रेडियरिथमिया में कम होगी, और साइनस टैचियरिथमिया में या फिर साइनस टैचियरिथमिया में क्या होगी, ये ज़्यादा होगी नंबर ऑफ पीओ। तो यही हम इसी से हम लोग इसमें निकालते हैं। बाकी नॉर्मली QRX फॉलो होगा गाइस, जैसे फॉलो होता है ये बाकी सेम रहेगा QRX, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गाइस, अब हम लोग देखते हैं एट्रियल टैचिकार्डिया, अब हम लोग देखते हैं एट्रियल अरिथमिया। एट्रियल अरिथमिया में गाइस मैं सबसे पहले यहाँ बताऊँ ना, एट्रियल अरिथमिया में अगर अब नॉर्मल बीट जनरेट हो रही है कहाँ से, मेरी एट्रिया से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल अरिथमिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियल अरिथमिया। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है ना, एट्रिया से ही इम्पल्स जनरेट होने लगती है, तो एट्रिया में ही एबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, एट्रियल अरिथमिया होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है विद इन एट्रिया। तो यहाँ पे इसके 3 टाइप होती हैं, एक तो होती है एट्रियल टैचिकार्डिया, एक एट्रियल फ्लटर और एक एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल टैचिकार्डिया मतलब यहाँ पे हार्ट बीट जो होता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेट होती है 120 to 250 पर मिनट होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेट कितनी होती है, ये होती है अपनी 250 to 350, और ये कितने होते हैं फिब्रिलेशन में, ग्रेटर दैन 350। अब गाइस यहाँ पे ECG फाइंडिंग में क्या होगा, एट्रियल टैचिकार्डिया होगी, मतलब एट्रिया जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपना एट्रिया जो है यहाँ पे खुद ही यहाँ पे जल्दी जल्दी इम्पल्स जनरेट कर रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पी वेव ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देखो, ये पी वेव यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, फिर फॉलो बाय QRX, फिर टी वेव, फिर यहाँ पे पी वेव ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा पी वेव मिलेगी, फिर QRX, फिर टी वेव। तो मतलब नंबर ऑफ पी वेव यहाँ पे क्या होंगी, ऐसे रिपीट होंगी, फॉलोड बाय द QRX कॉम्प्लेक्स। तो नंबर ऑफ पी वेव नॉर्मल पैटर्न में रहेंगी पर वो ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, नॉर्मल पैटर्न में रहेगी पर वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये एट्रियल टैचिकार्डिया होता है। फिर एट्रियल, अगर मैं एट्रियल फ्लटर की बताऊँ तो यहाँ पे 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है गाइस, 100 टूथ अपीयरेंस, ठीक है। तो 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है, तो 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर QRX, फिर ये टी हो गया, फिर ये 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है। तो ये 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है किसमें, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ वेव, इसी को कैपिटल एफ वेव बोलते हैं। तो ये किसमें दिखता है, एट्रियल फ्लटर में, जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेट या फिर एट्रियल रेट कितना होता है, 250 to 350 बीट पर मिनट होता है, 350 बीट पर मिनट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एफ वेव। ये 100 टूथ अपीयरेंस होता है ना, 100 टूथ अपीयरेंस होता है, तो ये 100 टूथ अपीयरेंस होता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। उसके बाद तो ये क्या होती है, क्या है, पी वेव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एफ वेव बोलते हैं। अब एट्रियल फिब्रिलेशन में गाइस ना हार्ट फड़फड़ाता है, ऐसा हार्ट ऐसा है ना, ऐसा फड़फड़ाता है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटी सी ऐसी पी वेव मिलती है, एक छोटी पी वेव मिलती है। फिर उसके बाद QRX मिलेगा, फिर टी वेव मिलेगा, फिर उसके बाद इसे छोटा पी वेव मिलेगा, ठीक है। तो एक इसकी फाइंड होती है, ये होती है एट्रियल फिब्रिलेशन की। तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा पी वेव अपने को मिलता है, बहुत ही छोटा सा। और इसमें कैसा होता है, यहाँ पे 100 टूथ अपीयरेंस मिलता है एट्रियल फिब्रिलेशन पर यहाँ पे पी वेव एकदम छोटी होती है, एकदम स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे स्लो, यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होता है ना, स्लाइट ऑक्सीलेशन यहाँ पे दिखता है, स्लाइट ऑक्सीलेशन। तो यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके स्लो पी वेव मिलेगी, फिर QRX, फिर टी वेव, फिर ऐसे स्लो पी वेव, ठीक है। तो ये होता है अपना एट्रियल फिब्रिलेशन में, ठीक है। अब इसका अगर मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल अरिथमिया को ट्रीट नहीं किया ना, तो वो जाके वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकल फ्लटर आगे जाके करा सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अब इम्पल्स यहाँ पे बीट हो रही है ना, अगर यहाँ पे इम्पल्स चली गई तो वेंट्रिकल में भी ये इम्पल्स प्रोड्यूस होने लगेगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, या तो मैं IV नोड को, जो होता है मेरा जो IV नोड है, या फिर जो जंक्शन IV नोड है या फिर जंक्शनल नोड है, उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल में लाऊंगा, उसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल में लाऊंगा, ताकि जो इम्पल्स ट्रांसफ़र हो यहाँ से यहाँ पे, तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो वेंट्रिकल में इम्पल्स का। तो नॉर्मली तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन नहीं होगा, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा फिर उसमें नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बीटा ब्लॉकर दे देता हूँ, जैसे प्रोपेनालॉल वगैरह, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देता हूँ, वेरापामिल वगैरह, ठीक है। तो ये सब हम लोग इसमें दे सकते हैं। या तो हम दूसरा ट्रीटमेंट क्या करूँ, ये जो एट्रिया नॉर्मल एट्रिया रिदम प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैं कैसे भी करके रोक दूँ, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द कार्डियक अरिथमिया।